तो जो गुड्स या जो सामान या जो ऑब्जेक्ट्स बिजनेस मैन्युफैक्चर करता है या उससे खरीदता या बेचता है, उसको हम गुड्स कहते हैं. दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज रेफर्ड टू एज गुड्स. ठीक है. तो मैंने पिछली क्लास में एग्जांपल्स दिए थे. मारुति जो है वो कार बनाती है, तो कार से रिलेटेड जितना सामान मारुति मार्केट से खरीदती है उसको असेंबल करती है और उस कार को फिनिश प्रोडक्ट बना करके बेचती है. तो जो कार है, कार के अंदर के पार्ट्स हैं, वो सब गुड्स हैं मारुति के लिए. ठीक है. सिमिलरली अगर आप सैमसंग या एलजी का एग्जांपल लेंगे तो ये लोग इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट जो है वो बनाते हैं. तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के जितने पार्ट्स हैं, जितने स्पेयर्स हैं, जितनी सर्विसेज हैं, उनको ये लोग मार्केट से खरीदते हैं और उसको फिर फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके आपको बेचते हैं. ठीक है. तो ये चीजों को आप ध्यान में रखेंगे तो आपको हमेशा ध्यान रहेगा कि गुड्स क्या होती हैं. और जब आप जर्नल एंट्रीज वगैरह पढ़ेंगे तो गुड्स 4 कैटेगरीज में डिफाइन होंगे. पहला परचेजेस, जो सामान हम बिजनेस खरीदता है. दूसरा सेल्स, जो सामान बिजनेस बेचता है. थर्ड सेल्स रिटर्न, जो बेचे हुए सामान में से कुछ सामान वापस आ जाता है, दैट इज परचेज रिटर्न्स. और सॉरी सेल्स रिटर्न्स. और खरीदे हुए सामान में से जो आप वापस कर देते हैं उसको आप परचेज रिटर्न्स बोलते हैं. मैंने पिछली बार रीजंस भी एक्सप्लेन किए थे कि कैसे परचेज रिटर्न्स होता है या सेल्स रिटर्न्स होता है. ठीक है. ये गुड्स की कैटेगरीज है. किसी को पिछली क्लास में से कोई क्वेश्चन पूछना है? अभी तक ये आज चैप्टर फिनिश हो जाएगा, मैं नेक्स्ट चैप्टर पे चला जाऊंगा. किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? कोई टर्म समझ ना आ रही हो? नो सर. नो सर. ओके ओके गुड. चलिए लास्ट पोर्शन इस चैप्टर का हम फिनिश करेंगे, दैट इज रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स. रिसीवेबल्स अगर आप वर्ड ध्यान से समझेंगे तो रिसीवेबल्स जो चीजें प्राप्त करने योग्य हैं, मतलब द थिंग्स दैट यू आर सपोज टू रिसीव. तो ये जनरली उन चीजों के लिए इस्तेमाल होता है जहां पर आपने किसी को उधार दिया हो एंड दैट पर्सन हैज टू रिटर्न दैट अमाउंट बैक टू यू. ठीक है. तो ये रिसीवेबल्स की कैटेगरी में आता है. तो इसको बिल्स रिसीवेबल भी कहते हैं. ठीक है. ठीक है. इसके लिए यूजुअली बिल्स इशू होते हैं जब आपसे कोई आदमी सामान खरीदता है. आप एज अ बिजनेस किसी को सामान बेचते हैं तो वो आदमी आपसे कहता है कि मुझको आप 15 डेज का क्रेडिट साइकिल दे दीजिए, मैं आपको 15 डेज के बाद ये पैसे लौटा दूंगा. तो आप यूजुअली उसके लिए एक बिल बनाते हैं और उसको दे देते हैं एंड दैट पर्सन कम्स बैक विद अ बिल आफ्टर 15 डेज एंड ही पेज यू इन कैश और ही गिव्स यू अ चेक. ठीक है. म्यूट कर लीजिए प्लीज सारे लोग, सारे स्टूडेंट्स प्लीज म्यूट कर लीजिए. ठीक है. तो उसको रिसीवेबल्स की कैटेगरी में रखा जाता है. इसका मैंने ऊपर भी एक एक्सप्लेनेशन दिया था जिसमें हमने बोला था डेटर्स. डेटर्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर कैटेगरी होते हैं. देयर इज अ वेरी लेस डिफरेंस बिटवीन रिसीवेबल्स एंड डेटर्स. ठीक है. तो रिसीवेबल्स उसी कैटेगरी में आता है. इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट पेएबल्स है. जब आप किसी से उधार सामान खरीद कर लाते हैं, you go to the market and purchase goods on credit. That is a situation where a bill is generated for you and you are supposed to pay the creditor back. उसको बिल्स पेएबल बोलते हैं या आप उस आदमी को क्रेडिटर बोल सकते हैं. इस बिल को आप बिल्स पेएबल बोलेंगे या उस आदमी को जिससे आपने वो सामान खरीदा या वो बिजनेस जिससे आपने सामान खरीदा उसको आप क्रेडिटर बोलेंगे क्योंकि उससे आपने क्रेडिट लिया है एंड यू आर सपोज टू फिनिश द क्रेडिट आफ्टर 10, 15, 30 डेज जो भी उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस है. ठीक है. तो उसको आप पेएबल्स बोलेंगे. ठीक है. तो बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, क्रेडिटर और डेटर, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. बिल्स रिसीवेबल और डेटर इंटरचेंजेबली यूज होते हैं वर्ड्स, तो इनका मीनिंग लगभग सेम होता है, तो आप इनको एक ही तरीके से देखेंगे. बिल्स पेएबल एंड क्रेडिटर्स ये दोनों एक जैसे टर्म्स हैं, इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, तो यू विल ऑल्सो यूज देम ड्यूरिंग जर्नल एंट्रीज एज सिमिलर टर्म्स. ठीक है. इन टर्म्स को बहुत ध्यान से पढ़ते रहिए, समझते रहिए, क्योंकि आगे 10th में भी ये टर्म्स यूज होंगी और ये बार बार रिवाइज नहीं कराई जाएंगी, तो इसलिए प्लीज ध्यान से इसको समझते रहिए. इवेंट, इवेंट इज नथिंग बट अ ट्रांजैक्शन. बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन होगा उसको इवेंट कहा जा सकता है. और इवेंट क्या है? इवेंट इज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन दैट विल क्रिएट अ चेंज इन रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, इनकम, assets, liabilities, capital, etc.
किसी भी चीज में चेंज का एक एविडेंस होगा और वो एविडेंस एक इवेंट कहलाती है। इवेंट कह सकते हैं या ट्रांजैक्शन कह सकते हैं। कोई भी चीज, फॉर एग्जांपल आज आपने परचेजेस कर ली, आज आप मार्केट गए, आप परचेज करके ले आए सामान और क्रेडिट परचेज करके ले आए, मिस्टर एक्स से सामान खरीद लाए आप, तो अब आपकी बुक्स में क्या क्या चीज ऐड, डिलीट या चेंज हो गई? परचेजेस करने की वजह से परचेज अकाउंट या गुड्स अकाउंट इंक्रीज हो गया। दूसरा, एक नया क्रेडिटर आपकी बुक्स में जुड़ गया, मिस्टर एक्स। तीसरा, इन्वेंट्री के अंदर जो परचेज आपने की वो ऐड हो गई। पहले 10,000 रुपए की इन्वेंट्री थी, आप 2,000 का सामान और खरीद लाए, 12,000 की इन्वेंट्री हो गई। एक्सपेंसेस बढ़ गए 2,000 रुपए से, पहले 25,000 रुपए के एक्सपेंसेस थे, अब 27,000 के एक्सपेंसेस हो गए। तो कोई भी ट्रांजैक्शन बिजनेस के अंदर इतने चेंज ला सकता है, इतने चेंज ला सकता है। अब आपको कैश तैयार करना है, 15 दिन के बाद ये 2,000 रुपए आप किसी को वापस करेंगे, तो ये एक और ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट है। तो ये बहुत सारी चीजें एक ट्रांजैक्शन की वजह से होती हैं। तो ट्रांजैक्शन इज द सोल ऑफ एनी अकाउंटिंग रिकॉर्ड, एनी अकाउंटिंग रिकॉर्ड। तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। कॉस्ट, it is the amount of expenditure incurred on or is attributed to a specific article or a product or an activity. ये मैंने पहले भी समझाया था, कॉस्ट और एक्सपेंस में डिफरेंस। कॉस्ट किसी भी चीज को बनाने में जितना खर्चा हुआ है उसके टोटल को कॉस्ट बोलते हैं। इफ एनी प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड, द टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर incurred on the product is called cost. Total amount of expenditure, which means expenses on raw material purchase, machinery, oiling, repairs, cost of labor, labor को कितना पेमेंट किया आपने, राइट? मार्केट में आपने कमीशन एजेंट को कितना पेमेंट किया, ये सब जोड़ने के बाद, ट्रक में लाने ले जाने का सामान का खर्चा जोड़ने के बाद, सारे खर्चे जब आपने जोड़ लिए, जो टोटल आया, दैट इज कॉल्ड द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। एंड व्हाट इज एन एक्सपेंस? एक्सपेंस इज वन ऑफ द कैटेगरीज। आपने ठेले का खर्चा दिया, दैट इज वन एक्सपेंस। परचेज किया रॉ मटेरियल, वो एक एक्सपेंस है, राइट? तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड एक्सपेंस। सो कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस दैट हैव बीन इनकर्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक? या अगर आप कोई सामान केवल मार्केट से खरीदते बेचते हो, तो कॉस्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट traded in the market is the sum total of all the expenses incurred during the trading of the product. आप ऑटो लेकर सब्जी मंडी गए, ऑटो में पेट्रोल डीजल डलवाया, उसका खर्चा, सब्जी मंडी से सामान उठाया, उसका खर्चा, वापस अपने घर आए, ठेले वाले को बेचा, उस दौरान कुछ वेस्ट हो गया, उसका खर्चा, इन सबको आप जोड़ेंगे। उस जोड़ने के बाद जो टोटल आएगा, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट। ठीक है? तो कॉस्ट और एक्सपेंस में डिफरेंस बिल्कुल क्लियर समझ में आना चाहिए। वाउचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, इसलिए लास्ट में इस्तेमाल की गई है। किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन का पहला प्रूफ वाउचर होता है। इट इज द वेरी फर्स्ट प्रूफ ऑफ एनी बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फॉर ट्रांजैक्शंस। इसी के बेस पर आप कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंटर करते हैं, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, वाउचर। ठीक है? तो इसको ध्यान से समझिए कि वाउचर का मीनिंग होता है कि कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन करते वक्त जो बिल, कैश मेमो, इनवॉइस, क्रेडिट और डेबिट नोट, प्रोमिसरी नोट, कुछ भी इश्यू किया जाता है, उसको आप वाउचर मानते हैं, उसको आप वाउचर मानते हैं। नॉर्मली आप दुकानों में जाते हैं, किसी भी दुकान से कुछ 10-15 चीजें खरीद लेते हैं, दाल, चावल, सब्जी, चीनी, कभी गए होंगे आप अपने पेरेंट्स के साथ, तो आप एक चीज नोटिस करिए कि वो एक छोटे से रफ कागज पे लिख लेता है कि ये मेरे पास इतना इतना सामान मैंने बेचा, और उसका टोटल लगाता है, और वो छोटा सा टुकड़ा फाड़ के आपको दे देता है। बिल्कुल ऐसे ही बिजनेस टू बिजनेस भी डीलिंग होती है। वो आदमी जो आपके घर के पास की दुकान चलाता है, जब वो होलसेल मार्केट में जाता है, बड़ी मार्केट में, और 50 किलो चावल, 100 किलो गेहूं ऐसे उठा करके लाता है, तो उसके पास भी ऐसा ही एक बिल होता है।
तो ये जो छोटा सा बिल है, ये वाउचर की इंपॉर्टेंस होती है। हमारी लाइफ में वाउचर की शायद इतनी इंपॉर्टेंस ना हो, लेकिन बिजनेस की लाइफ में वाउचर की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। डे एंड में वो जितना सामान बेचते हैं उसको कंप्यूटर पे लिख करके प्रिंट कर लेते हैं। वो प्रिंट जो करते हैं, वो छोटा सा इनवॉइस जिसमें वो लिखते हैं कि दिन भर में मैंने 15,000 का सामान बेचा, वो चीनी बेची, ये बेचा, वो बेचा, वो बिजनेस ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड का वाउचर होता है। उसके बगैर अकाउंटेंट एंट्री नहीं कर पाएगा बुक्स में, तो उसको वाउचर बोला जाता है। तो कोई भी ट्रांजैक्शन जब कोई बिजनेसमैन करता है तो एक उसके पीछे बिल, कैश मेमो, इनवॉइस या डेबिट नोट या क्रेडिट नोट कुछ भी इशू किया जाता है, उस इशुएंस को ही आप वाउचर बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है इस पे? ओके, गुड। चलिए, डिस्काउंट। अब इसको ध्यान से समझिए। आप बहुत सारी जगहों पर जब जाते हैं, नॉर्मली शॉप्स वगैरह में जाते हैं या मॉल्स में जाते हैं या कहीं और देखते हैं कि हेवी डिस्काउंट अप टू 50%, बाय वन गेट वन फ्री, इस तरीके की चीजें लिखी हुई होती है, राइट? तो ये चीजें क्या है? ये चीजें डिस्काउंट कहलाती है। और डिस्काउंट परचेजर के लिए भी होता है और सेल्स के वक्त भी होता है। आप एज अ बिजनेस सामान बेचते भी हैं, खरीदते भी हैं। तो जब आप मार्केट से सामान खरीदते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, यू विल रिसीव द डिस्काउंट। एंड इफ यू आर सेलिंग द प्रोडक्ट, somebody else will come to you, you will have to give the discount। ठीक है, तो दोनों चीजों को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। तो डिस्काउंट क्या है? प्राइस को रिड्यूस करके जब कोई सेलर सामान बेचता है, दैट रिड्यूस्ड प्राइस इज डिस्काउंट। 100 रुपए का सामान है, मान लीजिए मैं उसे 95 रुपए में बेचता हूं, तो मैं 5 रुपए को डिस्काउंट देता हूं। ठीक है, डिस्काउंट दो तरीके का होता है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट क्या है? नॉर्मली अगर आप कभी भी मार्केट जाएंगे, रिटेल मार्केट चले जाइए या बिजनेस वाला होलसेल मार्केट में या मैन्युफैक्चरर से खरीदता है, तो जो एक्चुअल अमाउंट होता है बेचने का, मान लीजिए वो प्रोडक्ट 100 रुपए का है, तो जनरली आपको 98, 97 रुपीज का मिलता है। पूरी एमआरपी का प्रोडक्ट कई बार नहीं मिलता है, 100 रुपए का नहीं देते हैं, वो बोलते हैं ठीक है आप 97 दे दीजिए। तो ये जो 3 रुपए एमआरपी से कम किए जाते हैं, इसको ट्रेड डिस्काउंट बोला जाता है। इसको लिस्ट प्राइस भी बोला जाता है, दूसरी लैंग्वेज में लिस्ट प्राइस भी बोला जाता है। लिखा ही ऐसे होता है कि आपको एमआरपी से या नॉर्मल प्राइस से 2-3 रुपए कम मिलता है। दिस इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। और अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में 97 से ही रिकॉर्डिंग होगी, 100 से रिकॉर्डिंग नहीं होती। वो नॉर्मली बिजनेसमैन बोलता है देखो मैं तो 3 रुपए वैसे ही कम करके बेचता हूँ। कुछ लोग 4 रुपए कम करके बेचते हैं, कुछ लोग 3.5 कम करके बेचते हैं। तो दिस डिपेंड्स ऑन द कंपटीशन एज वेल। अगर एक दूसरे के बगल में दुकानें हैं तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस भी होगा। एक किसी चीज को 95 में देगा, दूसरा उसी को 96 में देगा, तीसरा 97 में, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द शॉपकीपर। तो ये ट्रेड डिस्काउंट होता है। कैश डिस्काउंट का मीनिंग ये होता है कि कोशिश करता है जो दुकानदार है कि लोग ज्यादा कैश पे करें, ज्यादा कैश पे करे। ज्यादा कैश पे करेगा मतलब उसकी दुकान में क्रेडिट वाले भी लोग आते होंगे। वो बिजनेस ऐसा है कि उसके पास क्रेडिट लेने वाले भी आते होंगे, तो वो बोलता होगा देखो भाई क्रेडिट लोगे तो मैं ये चीज 97 में दूंगा, कैश लोगे तो ये चीज मैं आपको 92 में दूंगा। तो एक्चुअल में वो तब 97 का -5 और 92 करेगा, तब वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैश भी लिखेगा 92, डिस्काउंट लिखेगा 5 और टोटल प्राइस लिखेगा 97। तो ये क्यों करता है? ताकि ही एनकरेजेस पीपल टू पे कैश। भाई जितना कैश ट्रांजैक्शन करेगा उतना फायदा है दुकानदार को, उतनी जल्दी वो कैश इकट्ठा कर पाएगा, उतनी आसानी से वो भी अपने उधार वाले लोगों को, जिनको क्रेडिटर बना रखा है उसने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उनको पेमेंट कर पाएगा। तो इसलिए ये बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ठीक है, जब आप नॉर्मली किसी दुकान पे जाते हैं कपड़े खरीदने, पैंट कमीज खरीदने या कोई और चीज खरीदने, तो सॉरी जस्ट अ मिनट, सॉरी। तो जब आप नॉर्मली किसी दुकान पे जाते हैं तो वहां लिखा होता है 50% ऑफ, 40% ऑफ, बाय वन गेट वन फ्री। तो अगर आप उस चीज को देखेंगे तो दैट इज ऑल्सो कैश डिस्काउंट।
कभी भी आप किसी कपड़े की दुकान पर जाएंगे, वहां पर आप उधार पर सामान नहीं खरीद पाते। किसी ऐसी दुकान में आप चले जाइए जहां पर, जैसे नॉर्मली आप परचून की दुकान पे जाएंगे तो उधार मिल जाता है। आस पास की किसी दूसरे लोकेलिटी की परचून की दुकान पे आप जाएंगे जिसको आपको आदमी नहीं पहचानता, वो आपको क्रेडिट नहीं देगा, वो आपको कैश ही देगा, कैश में ही डील करेगा। आप किसी भी दुकान में चले जाइए, नॉर्मल सनग्लासेस की दुकान होती है, आप चले जाइए, वहां कोई उधार नहीं होता। तो वहां आप जाइए, वो आपको या तो कैश डिस्काउंट, आप कैश पे करेंगे तो कैश डिस्काउंट देगा, राइट? तो इसको समझने की जरूरत है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई एंट्री नहीं होती है कि 100 रुपए की चीज 97 में बेच दी तो वो सीधे लिख देगा 97, दैट्स इट। बट इफ इट इज अ कैश डिस्काउंट तो वो डिफरेंशिएट करेगा कि टोटल अमाउंट 97 है, कैश मेरे को 92 मिला है, डिस्काउंट गिवन इज 5 रुपीज। That is how he will show in the books of accounts. And though somebody who has purchased that product will also treat it as discount received 5 rupees, cash paid 92, total is 97. So that is the difference between trade discount and cash discount. Any questions on this chapter? 2 मिनट आप लोग सब लोग अपना वो देख लीजिए, बुक्स देख लीजिए, सब देख लीजिए और मुझे बताइए कोई क्वेश्चन जो आप लोगों को समझ ना आया हो तो प्लीज बताइए। आप लोगों की बुक में भी ये दूसरा चैप्टर है, उसको भी प्लीज चेक करिए, बताइए अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चंस हो, कुछ हो। सर हाँ बोलिए। सर आप एक बार कैश डिस्काउंट एक बार फिर से समझा सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल समझा सकते हैं। पहले आप बताइए आपको क्या समझ में आया? सर मुझे डिस्काउंट्स और बाकी सब समझ आ गया, बस कैश डिस्काउंट ही समझ आया। वही मैं पूछ रहा हूँ, डिस्काउंट में आपको क्या समझ में आया? सर डिस्काउंट मतलब कि जब हम किसी शॉप में कुछ खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे जो शॉपकीपर होता है वो कभी कभी उस पर डिस्काउंट देता है, जैसे 50% का, कि जो उसका प्राइस है उसमें से आप इतने पैसे काट के आप इतने प्राइस में से खरीद सकते हैं। करेक्ट। डिस्काउंट ठीक है। क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि जैसे आप कपड़े खरीदने गए किसी दुकान पे, कोई फैशन की शॉप है, आप वहां पे कपड़े खरीदने गए, उसने कहा 50% ऑफ, आप उसको ये बोले कि ठीक है जी मैंने ये 4 कपड़े पसंद कर लिए, ये 5,000 रुपए के कपड़े हैं फॉर एग्जाम्पल, 5,000 रुपीज, मैं ये आपको 15 दिन के बाद दूंगी, तो वो आपको बेचेगा वो कपड़े? नो सर। मना कर देगा। और अगर आप वहीं पे बोलती हैं कि हाँ बताइए अब इसका पेमेंट कितना करना है, तो बोलेगा 5,000 का ये कपड़ा है, लेकिन क्योंकि 50% ऑफ है तो आप मुझे 2,500 दे दीजिए। तो आप 2,500 देंगे, तो वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखेगा 5,000 रुपीज प्राइस माइनस 2,500 डिस्काउंट गिवन, कैश रिसीव्ड 2,500। दिस इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। समझ में आया आपको? यस सर। Now, second question. What is trade discount? How it is different from cash discount? ये जो 5,000 का प्राइस कोटेड है, इनकी एमआरपी हो सकता है 5,500 हो, 6,000 हो, लेकिन वो आपको पता ही नहीं है, या प्रोबेबली टैक्स पे लिखा हुआ हो, बट आप जब पढ़े तो आपको लगे अरे यार ये तो 500 रुपए सस्ता दे रहा है कपड़ा ऑलरेडी। बट वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एडजस्टेड नहीं होती है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब आप एंट्रीज करेंगे तो ट्रेड डिस्काउंट को कंसिडर नहीं करेंगे। उसकी वजह मैं आप लोगों को बता देता हूं बहुत क्लियर, ताकि बिल्कुल क्लियर समझ में आए। एमआरपी का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, एम आई राइट? वो प्राइस जिस पर रिटेल मार्केट में ये प्रोडक्ट बिकेगा, मैक्सिमम। आप कहीं पर भी जाइए, चिप्स का पैकेट खरीदिए, उस पर एमआरपी 20 रुपए लिखा है, कोई आपसे 21 रुपए नहीं ले सकता। चेक करिए, आप कभी मार्केट जाते हैं, कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं जिसपे प्रिंटेड होता है एमआरपी, आप पूछे कितने का है, वो बोलेगा 20, अगर उस पर 17 लिखा है तो आप बोलिए उसको, तुरंत बोलिए कि 17 रुपए लीजिए, आप 20 कैसे ले रहे हैं आप? वो या तो आपको सामान बेचेगा नहीं या चुपचाप आपसे 20 रुपए ले लेगा, 17 रुपए ले लेगा, सॉरी, क्योंकि एमआरपी से ऊपर बेचना गैर कानूनी, नहीं बेच सकते आप। वो एमआरपी कॉन्सेप्ट सरकार से बनाए हुए कानून के अंडर है,
तो एमआरपी क्या है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस है। यू हैव अ चॉइस। अब मान लीजिए आप एमआरपी पे 20 रुपए का चिप्स बेचते हैं, तो आपको मान लीजिए फॉर एग्जांपल 5 रुपए पर पैकेट चिप्स पे प्रॉफिट होता है। अब प्रॉफिट में 5 रुपए कमाऊं, 2 रुपए कमाऊं, 3 रुपए कमाऊं, 4 रुपए कमाऊं, मेरी चॉइस है ना, दुकानदार की चॉइस है। मेरे को 15 रुपए का वो पैकेट पड़ता है, मैं उसे 17 में बेचता हूँ। स्टूडेंट्स खाते हैं, बच्चे खाते हैं, यार इसमें क्या प्रॉफिट कमाना, ठीक है 2 रुपए कमाऊं। बट सम पीपल who are at the shops for earning profit only, they say that I do not bother whether these are students, whether these are old people or young people, I am not bothered. मेरे को 5 रुपए पूरे मेरे पैकेट के डिस्काउंट के उसके प्रॉफिट के चाहिए। तो जो 20 रुपीज में बेचता है वो तो ट्रेड डिस्काउंट भी नहीं देता। जो कहता है बेटा 17 रुपीज, आप देखते हैं एमआरपी 20, तो उसका लिस्ट प्राइस इज 17 रुपीज। सो ऑटोमेटिकली यू आर गेटिंग अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 3 रुपीज। 3 रुपए का ट्रेड डिस्काउंट आपको ऑटोमेटिकली मिल रहा है। क्लियर? और अगर आपको वो बोलता है अच्छा आप अगर कैश पे करेंगे तो मैं ये पैकेट आपको 15 रुपए में दे दूंगा, तो आप उसको कैश पे करते हैं, वो अपने बुक्स में लिखेगा 17 रुपीज लिस्ट प्राइस, 2 रुपीज कैश डिस्काउंट गिवन, 15 रुपीज कैश रिसीव्ड। और अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फिर वो एंट्री जब बाद में करेगा तो वो अपने तरीके से करेगा, वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? यस सर। थोड़ा बहुत, कोई बात नहीं, जब मैं जर्नल एंट्री पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। थोड़ा बहुत समझ में आ गया? यस सर। डू नॉट बॉदर, जब मैं जर्नल एंट्रीज पढ़ाऊंगा आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। कुछ लोगों ने और हैंड्स रेज किए थे, बताइए कौन कौन है? आई थिंक मेहर ने हैंड रेज किया था, एक दो लोगों ने हैंड रेज किया था। एनी क्वेश्चंस? नो क्वेश्चंस? ठीक है, ओके गुड। अब मैं नया टॉपिक जो नेक्स्ट क्लास से, नेक्स्ट ट्यूसडे से शुरू करूंगा, दैट इज अबाउट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। ये थियरी का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल यानी जर्नल एंट्रीज शुरू करेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ये कॉन्सेप्ट्स वो हैं जिसके बेस पर अकाउंटिंग टिकी हुई है, जिसके बेस पर अकाउंटिंग काम करती है। तो जब आप अकाउंटिंग कर रहे होंगे तो इन सब चीजों को अपने ध्यान में रखेंगे। ठीक है, धीरे धीरे करके जब आप अकाउंटिंग करते जाएंगे तो मैं आपको बीच बीच में जब जब पढ़ाता जाऊंगा तो इन कॉन्सेप्ट्स को रेफर करता जाऊंगा कि देखिए वो ऐसा कॉन्सेप्ट में कहा था, ताकि आप लोगों को कहीं ना कहीं माइंड में इन कॉन्सेप्ट्स का ध्यान रहे। इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ही बेस्ड होकर के अकाउंटिंग काम करती है। ठीक है, तो ये मैं नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा।